नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओम्या हिंदी कहानी। मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई अनोखी कहानी के साथ। बदसूरत रानी और घमंडी दासी की कहानी है। यशोधरा ने सीधे बनते हुए बड़ी नरमी से कहा, एक बात तो है, आप लोग बहुत सुंदर हैं। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुन के खुश होने के बजाय वो दासी घमंड में बोली, हाँ हमें पता है। रानी कुछ नया बताइए। यशोधरा ने अपने फेस पर एक झूठी मुस्कान चिपकाते हुए कहा, आप सबको तो वैसे किसी राजा की दासियां होनी चाहिए। आप हमारी दासियां बन के क्या करेंगी? क्या आता है आपको? हम जान सकते हैं। दासियों ने इतराते हुए कहा, हम आपका श्रृंगार कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं आता। यशोधरा को थोड़ा शक तो हो गया था, हो न हो दासियां सम्राट की जासूस बनकर आई हैं। यशोधरा ने कहा, हमारे लिए महाराज ने हमें बहुत सारी दासियां दे दी हैं, तो अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, पर आप अब वापस भी नहीं जा सकती। तो क्यों न हम आपको हमारे महाराज के मुख्य दासियां बना दें। यशोधरा के सब सुनकर रणविजय के भाव खतरनाक हो गए और उसके आसपास का और दम घुटा देने वाला हो गया। वहाँ खड़ा हर इंसान ये महसूस कर सकता था, सिवाय यशोधरा के, जो अपनी ही बातों में उलझी हुई थी। सहदेव और जयदेव के आंखें शौक से बड़े हो गई। उन्होंने मन में कहा, हमारी नई रानी तो आपदा को अपने पास बुलाने में महारथी हैं। क्या उन्हें महाराज के बारे में कुछ पता नहीं है, जो ऐसे बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं? सब रणविजय के रिएक्शन का इंतजार करने लगे और अपनी नई रानी के लिए प्रार्थना करने लगे। अब महादेव उसकी रक्षा करें महाराज से। दासियों ने भी आसपास के माहौल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें भी महसूस होने लगी थी, लेकिन यशोधरा की बात सुनकर उनके आंखों में चमक आ गई। वे लालची नज़रों से रणविजय को देखते हुए खुद से बोली, ऐसे राजकुमार को पाने के लिए अगर मरना भी पड़े तो क्या दुख। तभी उनके कानों में यशोधरा के अगले शब्द पड़े, जिन्हें सुनकर वो होश में आई और यशोधरा को देखने लगी। यशोधरा ने उन दासियों से कहा, लेकिन हमारे महाराज के समीप जाना इतना सरल नहीं, आपको उनके योग्य बनना होगा। आप तो जानती हैं हमारे महाराज सूरवीरों में ही सूरवीर हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनके समीप सिर्फ कुछ दासियां ही जा सकती हैं? दासियों का एक्साइटेड होकर पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए। यशोधरा ने अपने एक्सप्रेशन बड़े मासूम बनाते हुए कहा, हमारे महाराज को उनके घोड़े बहुत प्रिय हैं। वो उनके खास सैनिकों के अलावा किसी को उसे छूने भी नहीं देते। यशोधरा की बात सुन के वहाँ खड़े सब लोग अपनी आंखें और भी बड़ी कर ली, रणविजय को देखने लगे। रणविजय को अपनी मर्जी के बगैर किसी के द्वारा अपनी चीज़ों को छूना पसंद नहीं था। रणविजय का घोड़ा अश्वराज भी रणविजय की तरह था। वो रणविजय के अलावा किसी और को अपने ऊपर हाथ नहीं रखने देता था। ये सब सोचते हुए उसके दिमाग में कुछ खटका और उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया कि यशोधरा अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाकर दासियों को उनकी जगह दिखाना चाहती है। रणविजय भी अब बिना किसी भाव के ये सब चुपचाप देख रहा था। वो जब यशोधरा को देखता था, उसका एक नया रूप ही उसके सामने आता। दासियों ने यशोधरा से पूछा, तो हमें क्या करना होगा? यशोधरा ने बड़े मासूमियत से कहा, अरे बताते हैं, रुको तो जरा, हमें सांस तो लेने दो। यशोधरा ने गहरी सांस लेकर कहा, वो क्या है ना, घोड़े की देखभाल करने वाला सिपाही अभी अस्वस्थ है और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, और महाराज के करीब जाना तो
जाना है तो उनके घोड़े को काबू करना होगा। उसके बाद आपको उसकी देखभाल करनी होगी। महाराज को महल के बगीचे में उगाई गई सब्जियां और गाय का मक्खन बहुत पसंद है, तो ये सब आपको अपने हाथों से करना होगा। आपको रोज़ जल्दी उठकर सारी गाय का सारा कचरा साफ कर उसका दूध निकालना होगा। फिर आपको अपने हाथों से मक्खन बनाना होगा। उनके घोड़ों का अस्तबल साफ करके घोड़े की अच्छे से देखभाल करनी होगी। फिर आपको अपने हाथ से कृषि करनी होगी और एक उच्चतम गुणवत्ता वाले फल सब्जियां उगाने होंगे। यशोधरा की बात सुनकर उन दासियों ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, हम आपका श्रृंगार ही कर देंगे, हमें नहीं बनना महाराज की दासी। उनकी बात सुन के यशोधरा ने कहा, अरे आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम आपको इतना बड़ा अवसर दे रहे हैं और आप इसे अस्वीकार कर रही हैं। यशोधरा को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। महल की उसे अभी आए एक ही दिन हुआ था। उसने सब कुछ तुक्के से कहा था। वो आगे बोली, आप जानती हैं हमारे महाराज का रूप स्वयं कामदेव को भी मोहित कर देते हैं। हर बड़े राज की राजकुमारी इनके समीप जाने का सपने देखती है और आप इसे ऐसे ही जाने दे रही हैं। यशोधरा की बातों में वो चारों लड़कियां खो गई। वो भी कोई कम चालाक नहीं थी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बस करो, कब से हम मनगढ़ंत बातें सुनाई जा रही हो। हमें कोई कार्य नहीं करना। हमारे लिए हमारी सुंदरता ही बहुत है, जो किसी को भी हमारे कदमों में गिरा सकती है। आप जैसे बदसूरत रानी क्या जाने सुंदरता क्या होती है। बस यही गलती कर दी उन लड़कियों ने। भला यशोधरा को कोई बदसूरत कह दे और बचकर निकल जाए तो सूरज अपनी दिशा ही बदल देगा। दासियों को बोलना जारी रहा। उन्होंने यशोधरा के गुस्से का ध्यान ही नहीं दिया, पर रणविजय का सारा ध्यान यशोधरा पर ही था। उसके फेस भले ही एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी हंसी वाली चमक आ गई। वो यशोधरा को कुछ ही पलों में समझ गया था। आखिर ऐसे ही सहदो सोचकर कि यशोधरा को कैसे पता चला उसके पास हथियार छुपा है, क्योंकि इतनी आसानी से कोई उसका हथियार वो यशोधरा को कुछ ही पलों में समझ गया। आखिर ऐसे ही वो रणविजय नहीं था। उसके मन में ही खुद से कहा, काफ़ी दिलचस्प हैं आप। यशोधरा ने गुस्से में सहदेव की कलाई में छुपा हुआ चाकू निकाला और उसे झटके से उस दासी की गर्दन पे लगा दिया। दासी की सांस अटक गई। सहदेव भी बहुत आश्चर्य में था। वो ये सोच रहा था कि यशोधरा को कैसे पता चला कि उसके पास हथियार छुपा है, क्योंकि इतनी आसानी से कोई भी उसका हथियार नहीं पकड़ पाया। यशोधरा की आंखें अलग ही चमक थी। उसने उस दासी से कहा, अगर अब आगे एक शब्द और कहा तो याद रहे, ये चाकू आपका गला बहुत ही सरलता से काट सकता है। तभी यशोधरा की दिमाग में एक घंटी सुनाई दी। तभी राजनंदिनी की आवाज़ आई। ये घंटी की आवाज़ उस सिद्ध की है, वो एक्टिवेट हो चुकी है। वो तुम्हें इन चारों लड़कियों से अलर्ट कर रही हैं। अन्विका की आंखों के सामने एक अजीब सी चित्र दिखाई खुल गई। उसने ध्यान से देखा तो पता चला इन लड़कियों के होठ पर विष था। यशोधरा का गुस्सा अब और भड़क गया। उसने जयदेव की तरफ देखकर कहा, इन्हें राज दरबार में सम्राट के सामने लेकर जाइए, या फिर इन्हें वापस महल यानी हमारे मायके छोड़कर आइए। आखिर सम्राट किसी को भी खुले राज्य
करने की छूट नहीं देना चाहता था। रणविजय को तो बिल्कुल नहीं। इसलिए उनके परिवार के सारे फैसले सम्राट के राज दरबार में होते थे। जयदेव ने एक नज़र रणविजय की तरफ देखा, जो यशोधरा के आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। दासी गुस्से में थी। उसने यशोधरा से दांत पीसते हुए कहा, तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो, और हमें राज दरबार में भेजोगी क्यों? वैसे सच हमने कहा था, आप बदसूरत है रानी साहिबा। हमें सच में राजकुमार पर तरस आ रहा है। दासी रणविजय की तरफ आगे बढ़ने लगी, पर तभी जयदेव ने बीच में आकर उसे रोक लिया और गुस्से में उसे घूरने लगा। दासी ने उसे घूरा और दूर से ही आवाज में बहुत ही रणविजय से बोली, महाराज, आप संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। आपको नहीं लगता कि आपके लिए कोई अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदर रानी होनी चाहिए थी? बजाय इस काली कलूटी के। यशोधरा के दिमाग में कुछ खटका और उसका ध्यान उसके हाथों पर गया। सूरज निकल आया था। ये पहली बार था जब यशोधरा का ध्यान खुद पर गया था। उसकी आंखें हैरान से बड़ी हो गईं। उसने कुछ याद करने की कोशिश की तो उसके इस बॉडी के रियल ओनर की मेमोरी का कुछ हिस्सा याद आया। कैसे उसे शादी के लिए फोर्स किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, और शादी के दिन ही उसकी सौतेली माँ ने उसे विदाई के समय जहर पिला दिया था। उसी जहर की वजह से इस लड़की की मौत हुई थी और इसके शरीर में यशोधरा का पुनर्जन्म हुआ था। यशोधरा के चेहरे पे जो बदगद्दे थे वे मरने की वजह से आए थे। इस लड़की की शरीर पहले ही किसी जंगली फल के जहर के कंट्रोल में था, इसलिए इसकी हीलिंग कैपेसिटी कम थी। उसे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये याद आ गया कि लड़की की सूरत कैसी है। ये सोचते यशोधरा को जैसे सदमा ही लग गया। अब तो उसके कानों के आसपास आवाज़ें आने भी बंद हो गई। राजनंदिनी को सब पता था, लेकिन अगर वो यशोधरा को उस वक्त याद दिला देती तो यशोधरा पूरा महल सिर पर उठा लेती। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ। यशोधरा सदमे में चली गई। राजनंदिनी ने उसे समझाते हुए प्यार से कहा, यशोधरा, कृपया करके मेरी बात सुनो। तुम बिल्कुल बदसूरत नहीं हो, बल्कि तुम तो खुद को स्कैन कर देख सकती हो। ये सब जहर और कमजोरी का असर है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम इस सिद्ध के जरिए खुद का इलाज कर सकती हो। यहाँ तक कि सिद्धि ने पहले ही तुम्हारा दवा कर दिया है। यशोधरा ने रणविजय को देखा, जो बिना भाव के अपनी तेज आंखों से उस दासी की ओर देख रहा था। उसके मन के भाव पढ़ पाना मुश्किल था। यशोधरा का दिल कर रहा था कि गला फाड़ फाड़ कर रोए, पर उसने फिर खुद से कहा, रहने दे यशोधरा, अब रोने से भी क्या होए। अब तुझे अपने महाराज के लिए सुंदर तो बनना ही होगा। अब जाकर उसका ध्यान उस दासी पर दोबारा गया। वो तमतमाते हुए आगे आई और दासी को घूर कर एक थप्पड़ मारा। दासी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। वो गुस्से में कुछ बोलती उससे पहले यशोधरा पूरे ही होशोहवास से वही राजकुमारी वाली अकड़ से बोली, आपकी पहली गलती, आपने एक राज परिवार की रानी का अपमान किया। आपकी दूसरी गलती, आपने हमारी बात ना मानने की गलती की है। आपकी तीसरी और सबसे बड़ी गलती, अपने होठों पर विष लगा रखा है। इसका क्या मतलब है? विष का नाम सुनकर सहदेव और जयदेव की आंखें बड़ी हो गईं। क्या कहा? विष? अब तो जयदेव की आंखों में खून उतर आया। यशोधरा ने रणविजय की तरफ देखकर कहा, हमारी बात पूरी हुई। अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और इनके होठों पर विष है, उसे जानने के लिए आप इनके होठों पर तुलसी का पत्ता स्पर्श कर सकते हैं। वो काला हो जाएगा। जयदेव ने रणविजय की तरफ देखा। रणविजय ने अपनी भारी मेंटिक आवाज में कहा, जैसे
रानी ने कहा, वैसा ही करो। अपनी बात खत्म कर वो वहाँ से चला गया। यशोधरा भी धीरे कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रखे थे। अपने कमरे में जाते ही उन्होंने गेट बंद कर दिया और अंदर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ सम्राट के राज दरबार पर जब सबने इतनी सारी लाशों को देखा तो उनका दिल घबरा गया। सम्राट ने जब बाहर आकर देखा तो वो हैरान रह गए। ये हमलावरों की लाशें थीं। उनके लाश ही हथियार राज के ही थे जो सम्राट की सेना यूज करती थी। उन सेना का इस्तेमाल सम्राट करते थे। इसे देखकर सम्राट सब समझ गया। उनका खून खौल उठा, पर सबके सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपनी भारी आवाज में बोला, क्या है ये सब? सम्राट एक 40 साल का आदमी था। उसने खुद को संभाल कर रखा था, इसलिए उसकी उम्र 5 साल कम ही लगती थी। रणविजय ने एक सैनिक ने रणविजय को एक पत्र पढ़कर सुनाते हुए कहा कि इन सैनिकों ने उसके शादी के पहले रात को ही उस पर और उसकी रानी पर हमला कर दिया। वो हैरान है, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी सम्राट के लोगों को कैसे ये पता नहीं चल पाया। इसलिए उसने सम्राट से अपने लिए न्याय करने की आशा करता है और उसके सुरक्षा का आश्वासन मांगता है। वहाँ पूरी सेना प्रमुख भी खड़ा था। उसके माथे से ये सब सुन के पसीना बह निकला। सम्राट ने पास रखा एक भारी ग्लास उनकी तरफ फेंकते हुए कहा, इतना बड़ा हमला हो गया और आप क्या गहरी नींद में सो रहे थे? सम्राट गुस्सा इसलिए नहीं था क्योंकि हमला हुआ, वो गुस्सा इसलिए था क्योंकि इतने सारे लोग मिलकर भी रणविजय को खरोच तक भी नहीं पहुंचा पाए। उसने मन में रणविजय को बहुत सारी गालियां दी। तभी उसके पीछे से चापलूसी करते हुए यशोधरा के सौतेले पिता आए और सम्राट का गुस्सा शांत करने के लिए बोले, महाराज आप तो जानते ही हैं महाराज रणविजय कितने बड़े योद्धा हैं। ऐसे में उनके कितने ही दुश्मन हैं जो उन पर हमला करने का बहाना ढूंढते हैं। और ऊपर से राजा साहब ये विवाह भी नहीं करना चाहते थे। उन्हें मेरी बेटी पसंद भी नहीं थी। कुछ उसका आक्रोश भी है। उन्हें और उनके दुश्मनों ने हमारे सैनिकों से ये सारे अस्त्र शस्त्र चुरा कर उन पर हमला कर दिया हो। सम्राट यशोधरा के सौतेले पिता धनराज की चाल समझ गए और एक डेविल स्माइल उनके फेस पर आ गई। उसने दरबार में सब की तरफ देखते हुए कहा, रणविजय के नाम का विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। और बोला, सही कहा, रणविजय के बहुत सारे शत्रु हैं जो उन्हें मारने के लिए तत्पर हैं। सभा में बैठे ज़्यादातर लोग सम्राट की चापलूसी करते थे और जो अच्छे थे उनकी कोई नहीं सुनता था। इसलिए सब बस एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रणविजय के सैनिक ने जो भी हुआ वो सब उसे आकर सुना दिया। रणविजय ने सब ध्यान से सुना। उनके भाव नहीं बदले। वे चुपचाप बैठा रहा, पर उसकी आंखें सर्द हो गईं। जयंत ने एक मशाल जलाते हुए रणविजय को देखकर खुद से कहा, आज तक जिसने भी महाराज को खुद के बारे में सोचने पर मजबूर किया है उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। रणविजय और यशोधरा के जाने के बाद जयदेव ने उन दासियों की तरफ देखा। उन्हें देखते ही उनकी आंखों में गुस्सा आ गया। उनका ये सोचकर ही खून खौल उठा कि दासियों रणविजय को नुकसान पहुंचाने आई थी। उसने अपने पास खड़े सैनिकों से अपनी भारी आवाज में आदेश देते हुए कहा, बांध कर रथ में डाल दो इन दासियों को। इन्हें वापस किशनगढ़ छोड़कर आना है। सैनिक वैसा ही करने लगा। तभी जयदेव को यशोधरा का ख्याल आया और उसने खुद के मन में कहा, हमारी रानी बिल्कुल महाराज की तरह है।
जो बिना किसी हिचक के एकदम स्पष्ट और सटीक फैसला लेती हैं। हे महादेव, महाराज ने आज तक अकेले बहुत कुछ झेला, अब उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां भर देना, जो जिनसे आज तक वो वंचित रहे हैं। काश रानी और महाराज एक दूसरे के करीब आकर अपना एक परिवार बनाए। कुछ ही देर बाद वो एक बड़ी सेना की टुकड़ी के साथ वो यशोधरा के मायके निकल पड़े। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सेना किसी युद्ध भूमि में जा रही हो। ढोल लंगड़ों की कमी थी। दूसरी तरफ यशोधरा के कमरे में यशोधरा अकेले रोए जा रही थी और अपने आंखें मलते हुए बोली, हे शिव शंभू, ये आपने ठीक नहीं किया। आप कैसे हमें इतना बदसूरत बना सकते हैं? अरे कम से कम थोड़ा सुंदर तो बना देते, तो भी हम कम रोते। और अगर महाराज न मिले होते तो हम खुद को समझा लेते। अरे ऐसे महाराज से को पति के रूप में पाने के लिए तो कन्याएं कितने ही सोमवार का व्रत कर डाले। पर हम क्या करें, हमारे इस रूप से तो बच्चे भी डर जाएं। अगर महाराज भी दूसरी रानी ले आए तो? ये सोचते ही यशोधरा बेचैन हो गई और अपना रोना बंद कर खड़े होकर खुद से बोली, नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तभी राजनंदिनी की आवाज़ आई, ये मगरमच्छ वाले आंसू बहाना बंद करो। क्या ड्रामा लगा रखा है? कुछ दिन में ही ठीक हो जाओगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा तुम्हारा ये जहर पूरी तरह से खत्म होने में। यशोधरा ने राजनंदिनी से कहा, कितनी निर्दयी हैं आप। राजनंदिनी, यहाँ हम रो रहे हैं और हमें प्यार से समझाने की जगह डांट रही हैं आप। राजनंदिनी बोली, हाँ, क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ना कि कोई रोने वाली बात है। यशोधरा ने गुस्से में कहा, हाँ, खुद इंसान तो हो नहीं जो आपको फर्क पड़े। अरे हमसे पूछें, एक कन्या के लिए उसकी सुंदरता का क्या अर्थ होता है? अरे मेरे महाराज, नंदिनी, राजनंदिनी चुप हो जा। मेरी माँ, तेरे महाराज को सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा नहीं तुमने कैसे उन्होंने उन दासियों की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। ये सुन यशोधरा ने बड़े इतरा कर कहा, आखिर महाराज किसके हैं? राजनंदिनी ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम आई तब से उन्होंने कोई प्रेम की बात की है, बताओ। यशोधरा खुद को डिफेंड करती हुई कहती है, अरे नए नए हैं भाई, अभी वो हमारे कैसे हमसे बात करेंगे? धीरे धीरे हमें जानेंगे तभी तो हमसे बात करेंगे। और उन्होंने बात नहीं की है तो क्या हम है ना, हम उनसे बहुत सारी बात कर लेंगे। राजनंदिनी खुद से बोली, बेवकूफ़ कहीं की, ये भी समझने आता कि इस पर 24 घंटे नज़र रखी जा रही है। रणविजय के लोगों द्वारा यशोधरा फिर से नॉर्मल हो गई और अपने उसी चुलबुले अंदाज में आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उस सिद्धि द्वारा उसके हाथ में एक टैबलेट आ गई। उस दवा को खा लिया। उसके बाद उसे राजनंदिनी ने समझाया, तुम अब आराम करना है, अच्छे से, साथ ही ध्यान द और बहुत ही ख्याल रखना। इस एक्सेस जहर को निकालना होगा। और हाँ, दवा तुम्हारे खून को पूरी तरह से साफ कर देगा ताकि जल्द से जल्द तुम्हारी शरीर के अंदर मौजूद जहरीला पदार्थ खत्म किया जा सके। यशोधरा ने कुछ नहीं कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। उसके बाहर आते ही सहदेव और चंद्रिका ने उसका स्वागत किया। यशोधरा ने अपना सिर एक मुस्कान के साथ हाँ में हिलाया और आगे बढ़ गई। सहदेव ने उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहा, रानी, मैं आपकी सहायता करूं महल दिखाने में? यशोधरा ने फिर हाँ में सिर हिला दिया। लगभग आधा पहर बीत गया पर अब तक वो आधा महल नहीं घूम पाई। महल बहुत बड़ा था
यशोधरा थक गई थी, क्योंकि दवा ने उसका असर दिखाना शुरू कर दिया था। उससे उसकी सारी शरीर में पसीना निकलना शुरू हो गया। वो एक पिलर को पकड़कर खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र सामने बने एक बहुत ही सुंदर जगह पर पड़ी, जो इस फटिक से बना था। उसमें सोने पन्ने हीरे से बहुत सुंदर कारीगरी की गई थी। पास बना एक तालाब, उसमें बहुत सुंदर सफ़ेद कमल लगे थे। आसपास चमकीले पत्थर से तराशी गई खूबसूरत मूर्तियाँ। पास में झील, तालाब में टहलते हंस। वो जगह बिल्कुल स्वर्ग महल की तरह बहुत ही सुंदर लग रही थी। यशोधरा की आंखें चमक उठी। उसने सहदेव से पूछा, ये कौन सा स्थान है? बहुत ही अद्भुत सुंदर है। सहदेव ने आगे आकर कहा, रानी, ये मणि महल है। इसे महाराज ने स्वयं के लिए बनवाया है। यहाँ उनके अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। यशोधरा वैसे ही दवा के रिएक्शन से बहाल थी। तभी उनकी नज़र महल के अंदर घूम रहे एक अजीब से धुएं जैसे परछाई पर पड़ी। यशोधरा को कोई विषयों की अच्छी समझ थी। तंत्र मंत्र ज्योतिषी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने खुद से मन में कहा, क्या यहाँ भी काली शक्तियाँ का बोलबाला है? इसके होते हुए यहाँ किसी का आना सही नहीं, क्योंकि अगर रोज कोई इस परछाई के प्रभाव में आया या इस जगह पर आया तो उसे इसके अभी या बाद में बहुत भयानक परिणाम भुगतने होंगे। या फिर हो सकता है इसे किसी ने जानबूझकर यहाँ भेज दिया हो। यशोधरा ने सहदेव की कोई बात नहीं सुनी। उसने अपनी दिव्य दृष्टि के जरिए उस परछाई को करीब से देखने की कोशिश की। उसने जैसे ही आंखें बंद कर एक कदम बढ़ाया तो वो लड़खड़ा कर गिर गई। पर सहदेव ने उसे बीच में ही संभाल लिया और चिंता भरे भाव में बोला, रानी, आप ठीक तो हैं ना? और आप आगे कहाँ जा रही हैं? महाराज की आज्ञा के बिना यहाँ कोई नहीं जा सकता। यशोधरा ने सहदेव की सारी बात को अनसुनी कर दी और उसने खुद से कहा, अभी वैसे भी हम इस हालात में नहीं है कि इस शक्ति का कुछ कर पाए। पर महाराज, कहीं इसकी वजह से ही तो उनकी बीमारी भयानक नहीं हो रही। यशोधरा की हालत थोड़ी और खराब हो गई। ये देखकर सहदेव उनके कमरे तक ले गया। यशोधरा जब अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि उनके कमरे के बाहर उसकी 8 दासियां अपना हर काम बड़े सलीके से कर रही थी। उन सारी दासियों को उम्र बहुत कम थी और साथ ही वो दिखने में एवरेज थी। यशोधरा का चार्म को छोड़ दिया। वो यशोधरा से थोड़ी ज़्यादा सुंदर थी। यशोधरा ने एक नज़र उन सबको देखा और अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसने पलटकर अपनी थकी आवाज़ में सहदेव से कहा, अगर हमले में घायल हुए सैनिकों के उपचार में हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य बताइएगा। सहदेव ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा रानी। उसके अंदर जाते ही सहदेव रणविजय की रिपोर्ट देने चला गया। दूसरी तरफ जयदेव जैसे ही किशनगढ़ पहुंचा, उसने महल के बड़े दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी भारी आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, नरसिंहराज, आपका इतना साहस जो आपने इतनी उद्दंड और घातक दासियों को रानी को भेंट में दिया। हम जानते हैं वो आपकी सौतेली संतान है, इसलिए आज तक आपने उन्हें अपमानित किया है और जानबूझकर ऐसे ही घातक दासियों को भेजा जो महाराज और रानी को कभी भी अपने विष के द्वारा घात पहुंचा सकती थी। इन्होंने हमारे रानी का अपमान किया। साथ ही विवाह के पहले ही दिन महाराज और रानी पर
सैकड़ों की तादाद में हमलावरों ने हमला किया था। वो पहले ही डरी हुई थी और उन्हें कई घाव भी आए, और उनकी देखभाल करने के स्थान पर आपकी भेजी गई इन दासियों ने उनका अपमान पर अपमान किया। जयदेव किसी से नहीं डरता था। यशोधरा का सौतेला पिता नरसिंहराज एक राज्य का सिर्फ छोटा सा मुखिया था। उसकी तुलना कहाँ रणविजय करना। उसने जानबूझकर ये बातें सबको सुनाने के लिए कही थी, ताकि सबको रणविजय पर हुए हमले का पता चल सके। और नरसिंहराज ने जो यशोधरा के लिए मारने और उसे अपमानित करने के लिए दासियां भेजा था, ये सब बात सबको पता चल सके, जिससे यशोधरा के साथ बचपन में कितना गलत हुआ ये सबको भी पता चल जाए। यशोधरा की रेपुटेशन तो वे से भी हद से ज़्यादा बुरी थी। हर कोई उसे शैतान ही समझता था, क्योंकि उसने कई बार कई लोगों को घात पहुंचाया था। साथ ही उसकी बदतमीजी और बदसूरती तो थी ही पूरे राज्य में मशहूर, पर हर कोई रणविजय से बहुत प्यार करता था। बच्चा बच्चा जिसने उसे कभी देखा भी नहीं, बस उसके किस्से सुनकर ही उसका दीवाना हो जाता, और सब उसके जैसे वीर बनना चाहते थे। उस पर हमला हुआ ये सुनकर सबकी आंखों में रोष उतर आया। नरसिंहराज के घर से अभी कोई बाहर निकल कर नहीं आया था, पर जैसे ही द्वारपाल के कानों पे जयदेव की आवाज़ पड़ी, उन्होंने अंदर बैठी यशोधरा की सौतेली माँ विमलाराज को सब बता दिया। उसकी बातें सुनकर विमलाराज के होश उड़ गए। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये सारा प्लान उसी के इशारे में, इस बारे में नरसिंहराज को कुछ भी नहीं पता था। ऊपर से उसे लगा था यशोधरा अब तक मर चुकी होगी, और इससे उसका पीछा यशोधरा से हमेशा के लिए छूट जाएगा, क्योंकि रणविजय पहले ही अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। ऊपर से अगर यशोधरा भी मर जाती तो जैस की सम्राट चाहता था रणविजय का विवाह दोबारा हो पाना मुश्किल था, और उसका कोई वारिस भी नहीं होता। साथ ही उस पर यशोधरा की मौत का इल्ज़ाम आ जाता, क्योंकि पहले से ही उसकी 3 रानियों की मौत का इल्ज़ाम था। विमलाराज जल्द से भागकर भर गई, लेकिन तब तक उन दासियों को द्वार पर फेंक कर जयदेव वहां से जाने के लिए तैयार हो चुका था। जयदेव का ओहदा बहुत बड़ा था। रणविजय के महल में विमलाराज भी उससे कुछ नहीं कह सकती थी। वो जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, जयदेव दूर निकल चुका था अपनी सेना के साथ, और बाहर खड़ी सारी भीड़ अजीब सी नज़रों में विमलाराज को देख रही थी। उन पर कुछ के चेहरे पर तो गुस्सा भी था, क्योंकि कोई रणविजय को खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही कारण था कि सम्राट रणविजय से जलता था। सम्राट के पिता ने तो रणविजय को ही सम्राट के लिए रणविजय को अगला वारिस चुना था, पर उसकी बीमारी के चलते उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा। महल पहुंचकर जयदेव ने सारी बातें यशोधरा को बताई तो यशोधरा के मन में विमलाराज का गुस्से से भरा चेहरा घूम गया और उसकी हंसी छूट गई। उसे अंदाजा नहीं था कि जयदेव ये सब उसके बिना कहे देगा। जयदेव ने यशोधरा से पूछा, ये सब होने के बाद नरसिंहराज का परिवार शांत नहीं रहने वाला। उनमें से कोई न कोई मिलने जरूर आएगा। ये सुन यशोधरा ने वहाँ रखी सही कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप अपनी तरफ से देख लें। जयदेव समझ गया और वहाँ से चला गया। इस तरफ सम्राट के महल में भूचाल आ चुका था, क्योंकि दूर तक ये बात फैल चुकी थी कि रणविजय पर हमला हुआ था। इसलिए सम्राट ने अपने महल के सबसे जाने माने वैद्य को रणविजय और यशोधरा का देखभाल करने के लिए भेज दिया। या कहें उनके महल की स्थिति और वाकई में रणविजय और यशोधरा को कोई चोट आई है
या तो वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ये जानने के लिए भेजा था। रणविजय ने जो सुरक्षा को लेकर उनसे जवाब मांगा था, उनके लिए पूरे राज्य में ये समाचार फैल गई कि रणविजय पर हमले को लेकर सम्राट बहुत गुस्से में है और अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। रणविजय के महल में यशोधरा अपने कमरे में इधर से उधर करवटें बदल रही थी। उसके पूरा शरीर में अजीब सी बदबूदार पसीना निकल रहा था। यशोधरा के पूरे शरीर बुखार से गर्म हो चुका था। चंद्रिका जब खाना लेकर उनके कमरे के अंदर आई तो यशोधरा की हालत देखकर उसके हाथ से थाली छूट गई और नीचे गिर गई। वो भागकर यशोधरा के पास गई, पर यशोधरा बोलचाल की हालत में नहीं थी। उसकी ये हालत देख चंद्रिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक कपड़ा लिया और यशोधरा को साफ करने लगी। रणविजय तक ये खबर पहुंच चुकी थी। साथ ही उसे सम्राट द्वारा भेजे गए वैद्यों के आने की खबर थी। उसके आते पूरे महल में एनवायरनमेंट एकदम मातम जैसा हो गया। रणविजय यशोधरा के कमरे में पहुंच गया। वैसे भी यशोधरा और रणविजय को चोट लगने का नाटक तो करना ही पड़ता। सम्राट के वैद्यों के सामने भी उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। दवा की वजह से यशोधरा के पूरा शरीर डिटॉक्स हो रही थी, इसलिए उनकी हालत सच में बहुत ख़राब हो रही थी। और रणविजय को शादी के से 2 दिन पहले ही कुछ गहरे घाव लगे थे, इसलिए जब वैद्यों ने उनकी हालत देखी तो हैरान रह गए। रणविजय को तो कुछ घाव थे, पर यशोधरा के इतने बुखार और आते अजीब से पसीने को देखकर तो वो हैरान रह गए। उन्हें लगा यशोधरा पर किसी तरह का जहर का असर हुआ है। यही सोच उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखकर जयदेव को दे दी। अब उन्हें दवाइयाँ लाने का दिखावा तो करना पड़ा, भले ही वो उसे खाए ना। वैद्य ने रणविजय से कहा, महाराज, रानी का स्वास्थ्य अति गंभीर है। प्रतीत होता है इन पर किसी तरह के विष का उपयोग हुआ है। रणविजय ने हाँ में सिर हिलाया। वैद्य वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि उन्हें पता था महल में सम्राट उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के हालात जानने के लिए वैद्यों के जाने के बाद जयदेव दवाई लेने चला गया। कुछ लोग उन्हें छोड़ने बाहर तक चले गए। कमरे में बस यशोधरा और रणविजय ही बचे थे। काफ़ी देर बाद जब यशोधरा ने सांसें नॉर्मल हुई, रणविजय ने जब उसे सोते देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने अपनी बेहद अट्रैक्टिव और इंटेंस वॉइस में कहा, अब आपको ये दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, आप उठ सकती हैं, और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप अपने घर जा सकती हैं, क्योंकि हमें किसी कमज़ोर की हमारे महल में आवश्यकता नहीं, जो हर छोटी वस्तु के लिए हम पर निर्भर हो। यशोधरा अभी थोड़ा होश में आई थी। उसे आज तक किसी की बातें तकलीफ नहीं पहुंचा, क्योंकि वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देती, पर रणविजय की बात उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। आज जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उसे अपने माँ और पिता की याद आ गई, जो उनकी एक छींक पर महल को सिर पर उठा लेते थे। रणविजय उनके दिल में उतर गया था, शायद इसलिए वो उससे भी यही सब एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उनकी कड़वी बातें उन्हें बहुत दुख पहुंचा रही थी। यशोधरा अपने बेड से उठी और एक ज़बरदस्ती की स्माइल के साथ रणविजय से बोली, हम ठीक हैं महाराज, आप फिक्र ना करें, हम इतने भी बलहीन नहीं हैं। इस वक्त हमारी जो हालात है, हमें स्नान करने की विशेष आवश्यकता है। हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। रणविजय ने यशोधरा की आंखों को देखा, जो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम और सच्ची थी। पहली बार उसे उसकी आंखों में आज एक अकेलापन और खालीपन दिख रहा था, जो कहीं न कहीं अनजाने में रणविजय के दिल को खटक रहा था। रणविजय ने बिना किसी भाव के अपनी नज़र फेर सर्द आवाज़ में कहा, आप जा सकती हैं। रणविजय की आवाज़ और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से उसके मन की बात समझ पाना इम्पॉसिबल था।
यशोधरा बाहर खड़ी चंद्रिका के साथ वहाँ से चली गई। शाम का वक्त यशोधरा अपने कमरे के बाहर बने बगीचे में एक बड़ी सी गद्देदार चेयर पर बैठी थी। आसमान को देख रही थी। आसपास एक अजीब सी शांति थी। यशोधरा के चेहरे पर उसकी आंखों में एक बहुत ही खालीपन था, क्योंकि उसे आज ये दुनिया में कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा था। उसके लोक में सब उसे कितना प्यार करते थे, यहाँ तो उसे हर बच्चे की तरह फील हो रहा था जो लाखों की भीड़ में खो जाता है। चंद्रिका बचपन से यशोधरा के साथ थी, या यूँ कहें जब से वो उसके सौतेले माँ बाप को मिली थी तब वो 1 महीने की थी। तब से ही चंद्रिका ने उसे पाला था। कहीं न कहीं चंद्रिका यशोधरा को अपनी बेटी के रूप में देखती थी। उसे यशोधरा का यूँ मायूस चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शादी के बाद से यशोधरा बिल्कुल बदल चुकी थी, जो किसी को भी उससे प्यार करने पर मजबूर कर दे, और आज वो इतनी मायूस थी। यशोधरा ने चांद को देखते हुए कहा, क्या आप हमारे लिए एक बांसुरी ला सकते हैं? चंद्रिका सहदेव जी से 24 घंटे यशोधरा पर नज़र रखने और उसकी सुरक्षा करने के लिए रखा गया था। उसने जब ये सुना, उसने एक दासी को इशारा किया और वो जल्दी से बांसुरी लेकर आ गई। यशोधरा ने बिना दासी की तरफ देखे बांसुरी लिया और अपने होठों से लगाकर आंखें बंद कर ली। यशोधरा बांसुरी बजाने लगी। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर और दर्द से भरी थी जो किसी का भी दिल पिघला दे। उसकी धुन में एक जादू, एक दर्द था। उसके सामने अपने माँ बाप के साथ बिताए हंसी खुशी के वो लम्हे आने लगे। वो जब शरारत करती और सब उसकी शिकायत करते थे, कैसे उसकी सहेलियां उसके पीछे भागती थी। उसे हर एक चीज़ याद आ गई। उसकी बांसुरी की धुन, वहाँ खड़े जितने भी लोग सुन रहे थे, वो जैसे अपनी जगह पर ही आंखें बंद कर उस धुन में खो गए। कुछ लोगों की आंखें नम हो गई। वहाँ खड़ी एक दासी की आंखों में आंसू आ गए। आसमान से गुजर रहे पक्षी अपनी जगह पर रुक पेड़ों पर आ बैठे। रणविजय की सेंस बहुत तेज थे। उसके कानों में जब बांसुरी की धुन सुनाई दी तो उसकी भी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गई। वो अपनी जगह से उठा और यशोधरा की तरफ बढ़ गया। क्या मोड़ आएगा इस प्यारी सी कहानी में, जानने के लिए हम पढ़ते हैं यशोधरा और रणविजय की कहानी। अगर मेरी ये कहानी आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।